हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संजय भंडारी और आप देख रहे हैं संजय सोशल स्टडी क्लास। आज का ये लेसन क्लास 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है और सब्जेक्ट है सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। और लेसन का नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान को आज समझना है, किस तरह से भारतीय संविधान काम करता है और संविधान के अनुसार किस तरह से देश चलते हैं, ये भी आप समझेंगे। बाईं तरफ आप देख सकते हैं संविधान की पुस्तक है। ये भारतीय संविधान की पुस्तक है और इसी के द्वारा देश को चलाने का कार्य किया जाता है। तो संविधान क्या होता है, आज इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक खेल है फुटबॉल। फुटबॉल का नियम ये होता है कि इसको पैरों से खेला जाता है। गोलकीपर के अलावा कोई भी इसको हाथ से इस गेंद को नहीं पकड़ सकता। अगर कोई खिलाड़ी हाथ से इसको पकड़ लेता है तो उसे गलत माना जाता है, उसे अमान्य माना जाता है। मतलब यह है कि खेल का एक विशेष नियम होता है और उसी नियम के आधार पर खेल को खेला जाता है। उस तरह हॉकी और क्रिकेट भी हैं, उनके खेलों के भी अपने कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार खेल को खेला जाता है। अलग अलग खेलों के अलग अलग नियम होते हैं। तो उस तरह जिस तरह से नियम होते हैं खेल के, उस तरह से हमारे समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। क्योंकि समाज का जो स्वरूप होता है, जो डिज़ाइन होता है, वो अलग अलग समाज के बीच फ़र्क का पता चलता है। ठीक है, अलग अलग समाजों में तो फ़र्क होता ही है, तो उसी स्वरूप के कारण फ़र्क हो जाता है। और समाज में अलग अलग समुदाय के भी लोग रहते हैं, तो नियम कोई भी बनता है तो सबकी आम सहमति होनी बहुत ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। आजकल के जितने आधुनिक देश हैं, सब में सहमति जो होती है, उन सहमतियों को लिखित रूप में एक पुस्तक में दर्ज किया जाता है। एक दस्तावेज कहते हैं उनको। यही दस्तावेज नियम बन जाता है और यही नियम संविधान कहलाता है। अर्थात संविधान वह नियम होता है जिसके आधार पर देश को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया जाता है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और फिर दूसरा सवाल आता होगा कि संविधान को कैसे लिखा गया होगा। इन सारे सवालों के जवाब आज को इस लेसन में आपको मिलने वाले हैं। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो संविधान में विशेष रूप से उसको दर्ज किया गया है, लिखा गया है, और कई बातें महत्वपूर्ण हैं उसमें जिनको संविधान में शामिल रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इन सब बातों की भी जानकारी आपको आज के लेसन में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो संविधान हम लोग का देश में किस तरह से बना, इसको आप थोड़ा आज डिटेल से समझिए। 1934 में क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रयास किया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए। यह आज़ादी से पहले की बात है और इसमें केवल भारतीयों को शामिल करने की बात हुई। मतलब इस संविधान सभा में कोई भी विदेशी नागरिक नहीं होगा, विशेषकर अंग्रेज, है ना, नहीं होगा। तब उस समय क्या हो रहा था, उस समय दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। फिर क्या हुआ, लास्ट दिसंबर 1946 को हमारे देश में संविधान सभा का गठन कर लिया गया। ठीक, आगे देखिए संविधान की कहानी। दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक
संविधान जो है, सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नया संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। मतलब आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों के मन में यह विश्वास पैदा हो गया था कि अब हमारा देश बहुत जल्द ही आज़ाद हो जाएगा। इसीलिए आज़ादी से पहले ही संविधान का प्रारूप तैयार किया जाने लगा था और इसके बाद आज़ादी के बाद यह मूल रूप में सबके सामने आया 26 जनवरी 1950 को। देखिए, 150 साल की जो अंग्रेजी हुकूमत थी, मतलब अंग्रेजों का जो गुलामी देश ने झेला, उससे एक चीज़ हुआ कि हमारे देश के लोगों को भारत का भविष्य सही ढंग से लिखने का और भारतीयों के आदर्श को सही ढंग से समावेश करने का इसमें संविधान में पूरी तरह से ध्यान दिया गया। तो संविधान, आप यहाँ बाईं तरफ आप इस फोटो को ध्यान से देखिए और समझिए। बाईं तरफ यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर कई सारे सदस्य संविधान सभा में बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं। आज देखिए कि दुनिया में अधिकतर देशों के पास क्या है? अपना संविधान है। सभी लोकतांत्रिक जो देश हैं, उनसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि उनके पास एक संविधान जरूर होगा। मतलब हम ये अनुमान लगाते हैं कि उसका अपना संविधान हो सकता है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर संविधान होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो संविधान है क्या? संविधान ये है कि उसमें दस्तावेज जो होते हैं वो सूचीबद्ध रूप से लिखे गए हैं, उसमें नियमबद्ध रूप से उसमें लिखे गए हैं, रखे गए हैं, और उन्हीं के अनुसार कोई भी देश आगे बढ़ता है और वहाँ के नागरिक की इच्छा के अनुरूप अपना देश का संचालन होता है और देश आगे बढ़ता है। अब आ जाता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार ही समाज की दिशा तय होती है, समाज के साथ साथ देश की दिशा तय होती है। अब आगे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि समाज में, देश के भीतर जो लोग होते हैं उनमें कई समुदाय हैं और उनमें आपस में कुछ बातें समान हो सकती है, लेकिन हो सकता है कुछ बातों पर सहमति नहीं हो। तब ऐसा, इस तरीके से बचने के लिए संविधान का नियम बहुत ज़रूरी हो जाता है और जिसके द्वारा देश को चलाने का काम किया जाता है और उस संविधान के नियम को हर व्यक्ति को मानना अनिवार्य हो जाता है। तो इन संविधानों के द्वारा एक विशेष आदर्श के रूप में हमारे समाज में इस चीज़ को रखा गया है। संविधान बहुत ही आदर्श की स्थापना करती है। जब आप उसको समझेंगे तब आप उसको जानेंगे, और इन्हीं आदर्शों की समझ विकसित हो करके हमारे देश की, पूरी देश की इन संविधान से ही रक्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप दो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये देखिए और ये देखिए। इन दोनों तस्वीरों की क्या कहानी है आप समझेंगे। ये तस्वीर बाईं वाली नेपाल में है, नेपाल की है। नेपाल में क्या हो रहा था? नेपाल में राजा का शासन चलता है, यानी कि वहाँ राजतंत्र था। लेकिन 1990 के आसपास वहाँ काफ़ी जन संघर्ष होने लगे, लोग आंदोलन करने लगे और लोगों का कहना था कि हमारे देश में भी लोकतंत्र होना चाहिए। फिर 2002 को लोकतंत्र 2002 तक मतलब
यह लोकतंत्र लागू हुआ और करीब करीब 12 साल तक चला। 12 साल तक, माने 1990 के बाद जो लोकतंत्र बना नेपाल में वो 12 साल ही चला। फिर 2002 के बाद वहाँ के राजा आ गए, राजा ज्ञानेंद्र, और उन्होंने एक बहाना बनाया कि माओवादी जो हैं हमारे देश के लिए खतरा बन सकते हैं, और उन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर कानूनों को, ज़्यादातर पावर्स को अपने हाथों में ले लिया और पूरी तरह से शासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कौन? राजा ज्ञानेंद्र। इसका मतलब लोकतंत्र फिर से राजतंत्र बन गया। अब क्या हुआ? 2005 में माओवादी के साथ राजनीतिक दल आए और फिर 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। मतलब कुछ समझौते होने लगे और उन समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। लेकिन अब क्या था, समझौते के बाद लोग सोचने लगे कि शायद हालात सही हो जाएंगे, है ना। उम्मीद जगी कि अब हालात सही हो जाएंगे। 2006 तक आंदोलन पूरी तरह से भड़क चुका था, लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। और फिर तृतीय संसद बहाल हुई। संसद एक मीटिंग बैठी, ठीक है, जिसमें राजा से राजतंत्र की जो शक्ति थी उससे छीन करके 2008 में राजतंत्र को हटा करके फिर से लोकतंत्र बहाल किया गया। मतलब नेपाल की जो घटना है वो पहले राजतंत्र, फिर लोकतंत्र, फिर राजतंत्र, और फिर 2008 में लोकतंत्र वहाँ लागू हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं काफ़ी उथल पुथल वाली हालात रहे नेपाल के लोकतंत्र से राजतंत्र होने में। देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सवाल उठता है कि नेपाल में जो लोकतंत्र बना वो लोकतंत्र पहले तो राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया, और फिर जब लोकतंत्र आया तो वहाँ पर एक नया संविधान बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब पहले से ही संविधान था तो नया संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम जानते हैं कि कुछ समय पहले तक नेपाल में राजतंत्र था, राजा का शासन था। 1990 के बाद वहाँ राजतंत्र शुरू हुआ, लोकतंत्र शुरू हुआ। अब जो है नेपाल के लोग जो हैं कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे थे। कई लोग चाह रहे थे कि नेपाल में लोकतंत्र आए। और 2006 में क्या हुआ? 2006 में उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने का मौका मिला, उसमें कामयाबी मिली। लेकिन जो पुराना संविधान था उनसे एक बेहतर नेपाल की कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो राजा के हिसाब से था। इसलिए एक नया संविधान की जरूरत उनको पड़ी, और इसलिए वो नेपाल के लिए चाहते थे, जिनके लिए वो लड़ते रहे नया संविधान के लिए। जिस प्रकार से अगर खेल के नियम बदलते हैं तो पूरा खेल ही बदल जाता है, उसी तरह किसी देश का अगर संविधान बदल जाए तो पूरा देश का सिस्टम ही बदल जाता है, और उस सिस्टम के आधार पर पूरा देश का संचालन होने लगता है और देश की दिशा तय होने लगती है। संविधान का दूसरा प्रमुख उद्देश्य हो जाता है ये
कि राजनीतिक व्यवस्था जो है उसको तय करना है कि किस तरह से देश चलेगा। आगे बढ़ते हैं। पहले क्या था? पहले का संविधान, नेपाल का पहला संविधान क्या था कि शासन की जो असली ताकत होती थी राजा और मंत्री परिषद के पास होती थी। इस चीज को ठीक करने के लिए ही नया संविधान लाया गया था। क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक शासन पद्धति में क्या है, शासन व्यवस्था चुनी गई है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है संविधान की अहम भूमिका होती है। लोगों की भावना और लोगों के अनुसार ही संविधान का निर्माण। देखिए, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसमें लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, और ताकि सत्ता की जो जिम्मेदारी है उसको वो ढंग से संभाल सके। लेकिन फिर भी इस बात की संभावना रहती है कि नेता जो है कहीं सत्ता का, कुर्सी का दुरुपयोग न करने लगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए संविधान ही एक उपाय है, क्योंकि उसको संविधान के अनुसार चलना है। और अगर राजनेता सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो लोगों के साथ यहाँ अन्याय हो जाता है। आप एक चित्र के माध्यम से यहाँ आज समझेंगे। यहाँ देखिए, ये क्लास का लड़का मॉनिटर है, और मैडम जी जो हैं वो मॉनिटर को कुछ कह के बाहर चली जाती हैं कि क्लास को तुम संभालो। लेकिन मॉनिटर क्या करता है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, और उसने एक स्टूडेंट से बदला लेने के लिए मैडम जी से गलत शिकायत कर देता है, और मैडम जी उस स्टूडेंट को काफ़ी डांट फटकार लगाती हैं। यहाँ पर ये मॉनिटर लड़का अपने शक्तियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, गलत इस्तेमाल करता है, और इस तरह से ये सब बातें लोकतंत्र में भी हो सकती है। लोकतंत्र में भी अपनी कुर्सी का, अपनी शक्ति का लोग गलत इस्तेमाल न करें, इस विषय पर भी संविधान में विशेष बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान का एक विशेष स्वरूप ये है कि विशेषकर भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समानता का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये संविधान में डाला गया है। समानता का अधिकार ये कहता है कि भारत में कोई भी धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये संविधान में लिखा गया है, जिसको कहते हैं समानता का अधिकार। मतलब संविधान के अनुसार भारत का हर नागरिक बराबर है, हर नागरिक बराबर है, समान है। इसको संविधान में मौलिक अधिकार कहा गया है। मौलिक अधिकार। अब यहाँ देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक ग्रुप क्रिकेट वालों का है और एक ग्रुप वॉलीबॉल वालों का है। तो क्रिकेट वाले कहते हैं कि क्रिकेट खेलेंगे, और वॉलीबॉल वाले कहते हैं कि वॉलीबॉल खेलेंगे। क्रिकेट वालों का कहना है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम क्रिकेट खेलेंगे। यही बात लोकतंत्र में भी लागू हो जाती है। लोकतंत्र में क्या होता है, संख्या के बल पर जब ताकतवर समूह लोगों के खिलाफ अपना गलत इस्तेमाल करने लगता है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी संविधान में विशेष बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर संविधान का महत्वपूर्ण काम यह भी हो जाता है
कि ताकतवर समूह कमजोर समूह को दबा ना पाए। आगे देखिए क्या होता है। अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं। मतलब लोकतंत्र में भी कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जो देश के लिए बेहतर नहीं होती, देश के लिए ठीक नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लिया जाए अल्पसंख्यक हैं, उनकी हो सकती है किसी विषय पर सहमति न हो, तो नुकसान ये होगा कि बहुसंख्यक जो हैं वो अपनी बातों को मनवाना शुरू करेंगे और फिर निरंकुशता का खतरा पैदा होगा। निरंकुशता क्यों कहते हैं? निरंकुशता मतलब होता है मनमाने ढंग से शासन का कार्य संभालना और जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके। तो हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से असंभव है, उपलब्ध है। मतलब बहुसंख्यक के लिए जो चीजें हैं वो चीजें अल्पसंख्यकों के लिए भी होनी चाहिए, उनको उन चीजों से वंचित करना सही नहीं होगा, है ना। दूसरी बात यह है कि बहुसंख्यक को उसकी निरंकुशता, उसकी जो दबदबे वाली बात है उस पर भी कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना संविधान का ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोनों चीजें समझनी होगी जिसके आधार पर एक स्वस्थ संविधान के द्वारा स्वस्थ समाज का और देश का निर्माण हो सकता है। देखिए, बहुसंख्यक समाज जब अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल करने लगता है तो क्या होता है, फिर एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबाने लगता है। उसी चीज को कहते हैं सामुदायिक वर्चस्व। तो सामुदायिक वर्चस्व में एक समाज दूसरे समाज को कमजोर करने के लिए ऐसा करते हैं। आगे देखिए, संविधान क्यों होना चाहिए ये भी आज आप लोग बेहतर से समझेंगे। संविधान का महत्वपूर्ण कारण है, संविधान के होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण तीसरा ये है कि हमको खुद को अपने आप से बचाना है। ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लगता है कि खुद को अपने आप से क्या बचाए। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर तुरंत तीखा प्रतिक्रिया दे देते हैं, सोचने लगते हैं। तो इससे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, आगे जाके नुकसान हो सकता है इस बात का। ऐसी भावनाओं से बचाने में संविधान हमारी मदद करता है।